आर्थिक दशा कौटिल्य के अनुसार कृषि पशुपालन वाणिज्य में तीन प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ माने गए हैं। कलचुरियों के लेख में आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। पृथ्वीदेव प्रथम की अमोदा ताम्रपत्र का लेख क्रमशः 831 से विदित होता है कि यहाँ ग्राम चारों ओर से एक विस्तृत सीमा रेखा से घिरी हुई थी। इसमें वर्णित है कि इसमें आंतरिक एवं अन्य कृषि योग्य भूमि व स्थानीय लोगों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख क्रमशः 900 से ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग भूमि के मापन एवं कृषि के लिए किया जाता था, किंतु लेखों में पशुपालन का प्रकाश नहीं पड़ता। अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि में ये हल का प्रयोग होता था तो बैलों का भी प्रयोग होता रहा होगा। युद्ध में हाथी घोड़े के प्रयोग बल संबंधित उल्लेख मिलते हैं। द्वितीय रतनपुर के अकलतरा के शिलालेख से विदित होता है कि समानतः वल्लभ राज घुड़सवारी एवं हाथियों को कैद करने की क्रिया में निपुण था। इसके अतिरिक्त लेखों में अनेक मूर्तिकार तथा शिल्पकारों के नाम उल्लेख है जो अपना वंशानुगत व्यवसाय का कार्य करते थे। तमान रत्नपुर जाजलपुर एवं मल्लार विकर्ण नारायणपुर एवं खलवाटिका अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध शहर थे। शहरों की यह प्रगति वास्तविक रूप से व्यापार और उद्योग की उन्नति पर निर्भर थी। पांडुका सिरकट्टी के पास से नदी मार्ग में उत्कल व्यापार होता था। इन सब के अतिरिक्त वे कलचुरी नरेश राज्य के कोषालय को शत्रुओं के खजाने को लूट कर बढ़ाते थे। छत्तीसगढ़ में प्राप्त प्रचुर मात्रा में कलचुरी कालीन सिक्कों से तत्कालीन वैभव संपदा का भी अभिज्ञान होता है। दक्षिण कोसल कलचुरी वंशीय में सबसे वीर शासकों में जाजलदेव प्रथम और रत्नदेव द्वितीय की गणना होती है। जाजलदेव प्रथम के द्वारा दक्षिण कोसल के इस वंश को दृढ़ता प्रदान की गई है। उसने राज्य के प्रसार के लिए अनेक राज्यों को युद्ध के परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। राज्य के कोषालय को आर्थिक मजबूत प्रदान करने के लिए कई पराजित राज्यों से वार्षिक भेंट कर प्राप्त किया जाता था। उसने अपने एवं राज्य की स्थिति को दृढ़ता प्रदान कर त्रिपुरी के कलचुरी शाखा का स्वामित्व समाप्त कर अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके प्रदर्शन में उसने अपने नाम के सिक्के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। कलचुरी युगीन छत्तीसगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्य यथा मंदिर, सरोवर, बाग, प्रतिमाएं, धातु एवं प्रस्तार पद युगीन सुख शांति वैभव संपन्नता के परिचायक है। दक्षिण कौशल के कलचुरी नरेश धर्मपरायण थे और लोक कल्याणकारी कामों से मुक्त हस्त व्यस्त करते थे। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को विभिन्न मंडलों में बांट दिया था, जिसमें कि कोमो मंडल, जयपुर मंडल, माध्यम मंडल, तलहरी मंडल, डी मंडल, समांत मंडल आदि कुछ मंडलों के नाम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कलचुरियों को करद सामंतों की भी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वे जैसे जैसे उनकी आय में भी वृद्धि होती जाती थी। राष्ट्र के बाद पुर को राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पुर किलों में सुरक्षित रखे जाते थे। प्यारेलाल गुप्त कलचुरी राजा कल्याण साय के पांडुलिपि में 48 गढ़ों का उल्लेख मिला था, जिसमें लगभग 61 लाख राजस्व प्राप्त होने का उल्लेख है, जो उस युग में समृद्धियों को प्रकट करता है। अन्य विशिष्ट जानकारी का अभाव है। कलचुरी युगीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा उन्नत थी। यहाँ देश बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था, अतः यहाँ प्राचीन परंपरा के अनुरूप संस्कृति विकास होता रहा। उत्तर भारत में आक्रांताओं को त्रस्त अनेक परिवार यहाँ आकार रहने लगे। फलतः अरण्यक एवं प्रवासी संस्कृति का एक समन्वय स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देता है। ग्राम बहुलता एवं पंचायतों तथा पंचों के प्रति समर्पित लोग ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपना निर्णय लेते हैं।
फलतः सतीमय वातावरण यहाँ रहा। लूटपाट उत्पात आदि का उल्लेख इस समय नहीं मिलता। गाँव में प्रचलित लाखा बाँटा की प्रगति भी बंटवारा के समय भाग्यानुकूल विश्वसनीय मानी जाती रही है। मंदिर निर्माण स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का सुंदर स्वरूप इस युग में विद्यमान था। जिस पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव था। महानदी के जल मार्ग में बैलगाड़ी घोड़े के माध्यम से व्यापार होता था। व्यापारिक दृष्टि से बड़ा मंडला एवं जबलपुर तथा महाराष्ट्र की ओर आंध्र की ओर ज़्यादा संबंध था। धान तथा वनोपज बाहर जाता था। नमक बाहर से आता था। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कलचुरी युगीन छत्तीसगढ़ समृद्ध था, जिसकी चर्चा अकबर जहांगीर युगीन दिल्ली तक थी। फलतः राजा कल्याण साय को दिल्ली जाना पड़ता था। मुगलों को धन भी देना पड़ता था। यहाँ परिस्थिति रानी दुर्गावती एवं गोंडवाना राज्य के प्रमुख के बाद निर्मित हुई थी, क्योंकि मुस्लिम नियंत्रण गोंडवाना राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमा रतनपुर राज्य में मिली हुई थी। कालांतर में उत्तर कलचुरी काल में यहाँ की स्थिति में परिवर्तन होता गया, जिसका प्रभाव सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से पड़ा। छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय जमींदारियाँ अतीत से ही भारतीय इतिहास राजतंत्रीय एवं सामंतीय व्यवस्था से प्रभावित रहा। सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनकी नीतियाँ व्यवस्थित होती रही। नीति शास्त्रों में राजा प्रजा संबंध को पिता पुत्र के समकक्ष माना जाता। वात्सल्यता से जनजीवन प्रभावित रहा। देश के मध्य में अवस्थित दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ प्रारंभ से 19वीं शताब्दी मध्य सामंतवाद एवं राजतंत्र की नीतियों से प्रेरित रहा। मुगलों ने लगभग पूरे भारतवर्ष को अपनी आक्रमण एवं प्रशासनिक नीतियों से प्रभावित किया, किंतु छत्तीसगढ़ कभी भी भारत के मध्ययुगीन इतिहास से प्रभावित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ जमींदार बहुल क्षेत्र रहा। ये जमींदार सामंती व्यवस्था के अवशेष थे। सन 1818 में अंग्रेज शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ के जमींदारों की संख्या 27 थी, जो राजनीतिक, प्रशासनिक एवं पारिवारिक कारणों से सदैव घटती बढ़ती रही। सन 1826 में संबलपुर और सरगुजा की जमींदारियां छत्तीसगढ़ से अलग कर दी गई।